हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो पाठ 1 है ना, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसका ही लेक्चर नंबर 4 होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं ज्ञानी बाबा 875 चैनल पर। तो आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट ना, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, यूएनडीपी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है कि मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई ना। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कब जारी की गई, तो 2002 में। कब जारी की गई, 2002 में। अच्छा, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया ना। उस समय जो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट, जिसको उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया गया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है ना। तो योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, केसी पंत ना। याद रखिएगा कि योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जो 2002 में थे वो कौन थे, तो केसी पंत। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एचडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था ना, केरल जो राज्य है उसका सबसे क्या था, रैंक ऊपर था, मतलब पहले स्थान पर था। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ना, बीमारू का रैंक सबसे नीचे था ना। तो देखिए, बीमारू राज्य जो किसको कहा जाता है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। तो इसी बीमारू में ही सबका नाम छुपा हुआ है। देखिए, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, ठीक है, A से आसाम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। तो बीमारू अगर राज्य कहा जाए कि बीमारू राज्य कौन कौन है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ना, इस सब का जो रैंक है सबसे नीचे था। उसके बाद बात करें निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत ना, निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात से काफी मिलता जुलता है ना। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश ना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक HPI में कमी आई है ना। वही बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। जबकि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर इस समय मानव निर्धनता सूचकांक जो है उसमें अधिक कमी आई है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बहुत छोटी कमी आई, मामूली कमी आई है। अब है क्या, उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है ना, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। व्यय क्षमता ना, तो व्यय क्षमता में क्या है कि जो ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। व्यय मतलब कि एक तरह से खर्च करना, खर्च में ना ग्रामीण क्षेत्र में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में क्या है, वृद्धि हुआ है। उसके बाद क्या है, आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना देखिए, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है
जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं ना। आधारिक संरचना का मतलब है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है ना। तो जैसे हो गया बिजली, परिवहन ना, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब क्या है, देश के आर्थिक विकास के आधार है। तो आधार है, इसीलिए इन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा क्या है, कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में क्या होता है कि आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा ना। जिस देश का है कि आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना है जितना अच्छा होगा उस देश का उतना ही अधिक विकसित होगा। आगे की बात करें तो आइए आगे क्या है, आप देखते हैं बिहार के विकास की स्थिति ना। बिहार की विकास की स्थिति, बिहार में जो विकास का स्थिति है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। यह वही बिहार है जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था और महावीर ने भी शांति का संदेश जो है वो बिहार में ही दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था ना। देखिए चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म क्या हुआ था, इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था और बिहार से ही महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी वो भी कहां से, बिहार से ही हुआ था। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया थे। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था ना। और भिखारी ठाकुर का भी जन्म कहाँ, तो इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। लेकिन यही बिहार जो है वो बहुत सारे समस्याओं का शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है ना। यह वही बिहार है जहां चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर न, इन सब का जन्म हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी बिहार में दिए थे। लेकिन आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है ना। तो अब हम देखेंगे कि बिहार का जो है पिछड़ेपन का क्या कारण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि देखिए बिहार के पिछड़ेपन के कारण ना, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ना। बिहार आर्थिक दृष्टि से जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है वो क्या है, पहला तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि बिहार में बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं ना। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट क्या है कि आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक ढांचा या आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है। लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है ना। बिहार जो है इस मामले में क्या है, पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है ना। अब तीसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में दिया हुआ है सब ना बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो पहला पॉइंट क्या है
तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा क्या है, आधारिक संरचना का अभाव या आधारिक ढांचा का अभाव। कृषि पर निर्भरता। तीसरा पॉइंट क्या है, कृषि पर निर्भरता। चौथा पॉइंट है बाढ़ तथा सूखा से क्षति ना। औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासन का अभाव ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बारी बारी यहाँ जानेंगे। तो आइए तीसरा पॉइंट क्या है, कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह क्या है, कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है ना। यहाँ का जो बिहार का कृषि भी है वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, उपज कम होती है। चौथा पॉइंट है बाढ़ तथा सूखे से क्षति ना। देखिए बिहार में जो बिहार के जनसंख्या को, बिहार में जो भी बस रहे हैं उनको बाढ़ का भी बहुत सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ तथा सूखे से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है ना। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। मतलब बिहार में हर साल एकदम बाढ़ का आना तय ही है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफी बर्बादी हुई। इसे यहाँ से हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यही है बाढ़ की स्थिति, बागमती नदी का जो दिया हुआ है ना। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। देखिए बाढ़ से उत्तरी बिहार प्रभावित होता है और सूखे की स्थिति से दक्षिणी बिहार, ठीक है। तो इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसे भी चित्र के द्वारा अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। सूखा की स्थिति, तो सूखा की स्थिति जो है वो दक्षिण बिहार में पाया जाता है, और जबकि बाढ़ की स्थिति जो है वो अधिक भयावह उत्तर बिहार में होती है। इसके बाद क्या है, इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। बाढ़ की भी चपेट में और सूखा की भी चपेट में। हमारा पांचवा पॉइंट है क्या, कि औद्योगिक पिछड़ापन ना। औद्योगिक पिछड़ापन, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है ना। किसी भी देश या राज्य को अगर आगे की ओर बढ़ाना है तो उसके लिए उद्योग अति आवश्यक है। लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो भी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं थी सभी कहाँ चल गए, झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई है ना। यहाँ इसलिए बहुत कम है। उसके बाद क्या है, छठा पॉइंट की गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है ना। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है ना। देखिए यहाँ का जो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां क्या है, गरीबी का भार काफी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय के आधे से भी कम है। जितना देश का जो प्रति व्यक्ति आय है उससे बिहार का क्या है, आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार क्या है, पिछड़ा है। अच्छा, सातवां पॉइंट है खराब विधि व्यवस्था ना। यहाँ जो बिहार में है क्या है कि खराब विधि व्यवस्था भी है ना, खराब विधि व्यवस्था। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है ना। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति व्यवस्था जरूरी होती है। लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। आठवां पॉइंट क्या है, कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं ना। बिहार में जो प्रशासनिक स्थिति कैसी हो गई, ऐसी हो गई है जिससे पारदर्शिता का अभाव है ना।
पारदर्शिता मतलब कि सब चीज जो होता है ना चोरी चुपके हो जाता है, तो पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तालिका बिहार की स्थिति देखिए, भारत की जो जनसंख्या है कितना, जनसंख्या देश तालिका बिहार की स्थिति, यहाँ देखिए जनसंख्या 2001, बिहार का कितना है 8.29 करोड़। अब भारत का इस समय था 102.9 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर 2.5%, भारत का कितना है 1.9%। इधर बिहार का दर्शाया गया है और इधर देश का भारत का। साक्षरता दर कुल बिहार का है 47.53 और भारत का कितना है 65.4%। उसके बाद साक्षरता पुरुष बिहार का कितना है 60.3% और भारत का 75.8%। साक्षरता स्त्री तो बिहार का 33.5%। ठीक है, जो पुराना बुक है यहाँ पर अभी अब नया डाटा जो है उसमें कुछ बढ़ा है। ठीक है, और भारत का 54.1%। वार्षिक विकास दर बिहार का 2.7%, जबकि भारत का कितना है 6%। अच्छा, कृषि विकास दर बिहार का है 1.5% और भारत का है 2.7%। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता तो बिहार में 73% तो जो किसान है वो कृषि पर निर्भरता रहते हैं, जबकि भारत में पूरे भारत में 60%। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या तो बिहार में है 42.6% और पूरे भारत में कितना है 26% केवल। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 3,948 रुपया है, जबकि भारत का कितना है 13,226 रुपया है। तो इस प्रकार यहाँ से देख सकते हैं कि इस तालिका से जो बिहार की स्थिति है वो भारत के मतलब कि एकदम नीचे से आ रहा है। कि जिस प्रकार से देखिए यहाँ 8.2 करोड़, यहाँ केवल बिहार में जो जनसंख्या है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर पूरे भारत का देखा जाए तो 1.9% है, जबकि अकेले बिहार का कितना है 2.5% है। तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 27 जून 2005 को अपना अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है ना। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ना CSO के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद GDP 2003-2004 में नकारात्मक यानी निगेटिव -5.15% था, वही 2004 से 5 में से 2008-9 के बीच सकारात्मक यानी पॉजिटिव 11.03% हो गया। जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों से दूसरे नंबर पर आ गया है ना। गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.05% रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो गुजरात से कुछ ही पॉइंट केवल 0.02 का अंतर है। बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं ना। बिहार की जो ऐसी गति देखकर कुछ अर्थशास्त्र जो है वो क्या कहते हैं, आश्चर्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद हम लोग बात करें तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय ना। अब बिहार की जो पिछड़ापन है इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है ना, किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या है, तो आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है ना। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफी जरूरी है। अगर बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए क्या करना होगा कि बिहार के पिछड़ेपन को काफी दूर करना काफी जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहे थे कि बिना बिहार के विकास के भारत का विकास संभव नहीं है ना। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। जब तक अगर बिहार जो है एक बड़ा राज्य है, जब तक बिहार का जो क्या
बिहार जब तक विकास की राह पर नहीं लौटेगा तब तक भारत भी अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण ना, पहला पॉइंट जो है उस क्या कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके राज्यों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए ना, तभी बिहार का विकास जो है संभव हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है कृषि का तेजी से विकास ना, अगर कृषि को तेजी से विकास किया जाए कृषि पर तो बिहार का विकास हो सकता है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है ना, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है ना। अगर कृषि का तेजी से विकास किया जाए तो बिहार का क्या है विकास किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बाढ़ पर नियंत्रण ना, क्या बाढ़ पर नियंत्रण। तीसरा पॉइंट क्या है बाढ़ पर नियंत्रण। देखिए बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है ना, बिहार के विकास में बाढ़ जो है वो एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, जान माल की भी काफी क्षति होती है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसीलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है, अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान रहता है तो दक्षिणी बिहार जो है सूखा से प्रभावित रहता है, तो इसको भी दूर किया जा सकता है। अच्छा, इसका जो चौथा पॉइंट है आधारिक संरचना का विकास, और आधारिक संरचना का विकास करके भी हम लोग बिहार का विकास कर सकते हैं। बिहार में बिजली की काफी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके ना। तो और पांचवा पॉइंट क्या है उद्योगों का विकास ना, उद्योगों का विकास करके भी हम बिहार का विकास कर सकते हैं। तो उद्योगों का विकास है, देखिए बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग क्या हो गया उद्योग विहीन हो गया था ना। जब भी अगर बिहार से जो झारखंड अलग हुआ उस समय जो बिहार है वो उद्योग विहीन हो गया, मतलब कि बिहार में कुछ उद्योग बचा ही नहीं ना। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी जो अधिकतर बंद पड़ी थी ना, चीनी मिलें केवल रह गई थी, वो भी क्या था कि अधिकतर बंद पड़ा हुआ था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। अच्छा, इसके बाद क्या है कि छठा पॉइंट जो है वो आपके सामने है गरीबी दूर करना ना, गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, बिहार में जो है गरीबी का सबसे क्या है अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, जीवन अपना गुजार रहे हैं, कितना 42% से भी अधिक। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है। और सातवां पॉइंट क्या है शांति व्यवस्था की स्थापना, और शांति व्यवस्था की क्या स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो क्या है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है ना, क्या है जरूरी है। उसके बाद बात करें 9वां पॉइंट जो है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण ना, तो वो भी देखिए बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है।
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रहती है। अगर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार भी जल्दी से विकास कर सकता है। चूंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता रहा है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए ना। खनिज वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ चला गया? झारखंड में। और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसे अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित है। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी भयंकर बाढ़ के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक कोसी बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में शारीरिक, सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के संसाधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती ना। आइए आगे देखते हैं। इसके लिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है ना। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मदद में अधिक सहायता तथा करों से रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही है। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले दिन हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। तो तब तक के लिए धन्यवाद।